एक बार जो है वो जिला पंचायत सदस्य रहा और जो है कम से कम 1 करोड़ की मकान बना, कहाँ से बनी है ये मकान? ये सेवक है, यह सरकार या पब्लिक के सेवक है, तो पैसा कहाँ? और 10 बीघा जमीन जो है 8 बीघा उनका हिस्सा वहाँ है, 10 बीघा तो हिस्से नहीं है उनका। और उसी जमीन को लेकर के चूंकि उनके भाई जो थे सत्य प्रकाश, यहाँ भी सिविल कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है और बार बार जो है वो प्रशासन पर दौड़ रहे थे, SDM, तहसीलदार, लेखपाल, ये सभी लोग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मिली भगत थी, चूँकि वो नेता आदमी है और नेतागिरी करके सबको खिला पिला करके, और जितनी भी दरखास्त जाती थी उनकी दरखास्त पोर्टल पर भी गई है और उनकी दरखास्त जो है कई जगह SDM के वहाँ गई है, कभी निस्तारण नहीं हुआ उसका। और यह लोग मिली भगत करके वहाँ जो उसकी मकान बनी हुई है, वहाँ हम गए हैं उनके वहाँ ज्ञान प्रकाश के वहाँ, उसकी जो मकान बनी हुई है, यह बताइए आप कि यह आदमी कभी नौकरी की मशीनरी है, इसमें यह सभी भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। तहसीलदार चले जाइए, तहसील में जाइए, लेखपाल के वहाँ जाइए, पटवा जहाँ भी जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं सब करते हैं, केवल जो है ये सब फ्रॉड करना, पैसा लेना, उगाही करना, इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। दोस्तों नमस्कार, अभी हम खड़े हैं देवरिया की कचहरी में और लगातार बता दें न जाने कितने न्याय यहीं से होते हैं। और आज हमारे साथ एडवोकेट समाज के कई अधिवक्तागण हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये देवरिया में जो निशन सत्या का प्रकरण हुआ वो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस प्रकरण को लेकर अधिवक्ता समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, अधिवक्ता समाज कहीं ना कहीं इनको न्याय प्रणाली का देवता कहा जाता है और कहीं ना कहीं ये 4 स्तंभों में से एक स्तंभ माना जाता है। तमाम अधिवक्तागण हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जुड़ेंगे और सीधा बात करेंगे। सर ये बताइए, जो आप लोग ये प्रकरण हुआ है आप यहाँ इसको कैसे देखते हैं? ये गलत हुआ है और जो भी प्रकरण हुआ है ये समझिए कि ये सरकार की नाकामयाबी है, इसको हम लोग गलत तरीके से मान रहे हैं और दोनों पक्षों में जो भी घटनाएं हुई हैं ये टोटल गलत है और इस पर जो भी केसेस चल रहे हैं उस पर जल्द से जल्द निस्तारण हो और जल्द से जल्द न्याय हो, ताकि जो भी क्लाइंट है, जो भी मुवक्किल आते हैं, उनको न्याय मिलने में आसानी रहे। हाँ, तो क्या लगता है कि अगर इसमें मुख्य रूप से बात की जाए 2014 से 2023 का ये लगातार प्रकरण रहा, तो इसमें क्या लगता है किसकी लापरवाही ज्यादा है? इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही जो हमारे कार्यप्रणाली के लिए जो जिलाधिकारी हैं, SP साहब है, जो भी आके है, उन लोग का है। अच्छा हाँ बाबू जी, ये जो प्रकरण हुआ आपके यहाँ, क्या लगता है कि क्योंकि अब देखा जा रहा है कि ये जाति विशेष में बढ़ता हुआ, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि यादवों का पक्ष यादव लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं ब्राह्मण वर्ग का, तो क्या लगता है कि इस पे आप लोग की क्या? नहीं, देखिए साहब, ये जो बातें लाई जा रही हैं कि ब्राह्मण और यादव, ये सब गलत है। ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ न कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो, या तो मीडिया भी मैं कहूँगा, या जो आजकल के नेता हैं, ऐसे लोग ये ब्राह्मण और यादव की बातों को लाते हैं। इसको लाना बिल्कुल सरासर गलत है। और जहाँ तक इस प्रकरण की बात है, तो ऐसी घटनाएं देखी जा रही हैं। हम लोग तो इस वकालत पेशे में बराबर इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं और जहाँ तक इसको रोकने का सवाल है, यह काम प्रशासन के स्तर से होना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं खामियां प्रशासन की ज़्यादा दिखाई देती हैं। यदि इस प्रकरण को प्रशासन चाहा होता तो प्रशासन बहुत पहले ही रोक सकता था। इन सब चीज़ों को रोकने का काम प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने ऐसा काम अपनी बखूबी, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, जिसके चलते ये घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रशासन का मेन रोल होता है। तो क्या लगता है कि ये जो योगी जी कहते हैं कि राम राज है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, 0 टॉलरेंस नीति की बात की जाती है, वहीं पर एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है जमीनी विवाद के कारण, फिर पूरा कहीं ना कहीं देश सहमा हुआ है जो भी ये घटना सुनता है, तो क्या लगता है कि जो पुलिस का रवैया रहा है या राजस्व विभाग का रवैया रहा है वो बिल्कुल निरंकुश रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें तो ये दिखाई दे ही रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जिस व्यक्ति का मुकदमा 2014 से वो न्यायालय, वो प्रशासन के लोगों के संज्ञान में था, सारी चीज़ें हुई और उसका कोई निराकरण नहीं हुआ, उसका कोई रास्ता नहीं निकला और निकालेगा रास्ता ये प्रशासन ही। तो कहीं ना कहीं ये चूक जो है ये प्रशासन की है और हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे घटनाओं में जहां ये प्रशासन और ये अधिकारी गण की चूक से ये घटनाएं होती हैं, इनके भी खिलाफ FIR दर्ज होकर के और इनको भी कानून के कटघरे में लाना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्य रूप से दोषी ये हैं, क्योंकि लंबा प्रकरण रहा, 9 साल का अंतराल हुआ 2014 से 2023 का, तो कहीं ना कहीं पुलिस विफल रही, राजस्व विभाग विफल रहा। बिल्कुल रहा है। इसमें एक चीज़ तो शुरू से ही देखा जाना चाहिए, जहां ये रजिस्ट्री इसकी हुई और रजिस्ट्री के दौरान ये सारे प्रकरण खड़े हुए, उन समय ही यदि इन चीज़ों को देखा गया होता, इसकी छानबीन की गई होती कि ऐसा क्यों ये व्यक्ति रजिस्ट्री जो कर रहा है उसके खाते में ये इसका पैसा मिला नहीं मिला, ये सारी चीज़ों को पहले ही रोका जा सकता था। और यदि ये कहीं ऐसा नहीं हुआ है तो ये चूक है
और इस चूक के लिए ऐसे लोगों और ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को भी कटघरे में लाना चाहिए। प्रशासनिक लापरवाही है। बिल्कुल शुद्ध रूप से इस चीज को हम इस रूप से देख सकते क्या हैं। कहेंगे बाबूजी, जो ये प्रकरण हुआ लगातार चर्चा का विषय है, क्या कहेंगे, कौन मुख्य रूप से दोषी है? योगी जी कहते हैं कि जो पुलिस व्यवस्था है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, वहीं एक इतना निर्मम हत्या होती है कि पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है, और यादव परिवार में भी लगातार शोकाकुल है, उनके परिवार के मुखिया चले गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ज्ञान प्रकाश को हम जानते हैं जी, और सामने जो मुंशी जी बैठे हुए हैं इन्हीं के गांव का मामला है। तो मुंशी जी हमारे मुंशी है, तो इनकी कुछ ज़मीन जो है केहुनिया में भी थी। केहुनिया जो है तहसील भाटपारानी, तो केहुनिया का भी ज़मीन इनके हिस्से को फ्रॉड करके लिखा लिया गया, और यहाँ जो है 10 बीघा जो कहा जा रहा है, इनका हिस्सा केवल 8 बीघा है और 10 बीघा हिस्से से ज़्यादा लिखाया गया है। दूसरी बात यह है कि जो पैसा दिया गया है वो चेक से दिया गया है कि नगद दिया गया है। अगर चेक से दिया गया है तो किस खाते में जमा है, अगर नगद दिया गया है पैसा तो किसके सामने दिया गया है और किसके हाथ में दिया गया है। पहला तो यह था कि निबंधन कार्यालय में जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको यह देखना चाहिए कि जो ज़मीन की बिक्री या जो निबंधन हो रहा है वह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इनको पैसा जो दिया जा रहा है वो पैसा सही दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। ज्ञान प्रकाश जो थे वो मूढ़ व्यक्ति हैं, वह अनसाउंड माइंड है। उनको जो है यह नहीं है कि अगर उनको 50,000 रुपया दिया जाए तो गिन सके। जो भी किया गया है सब फ्रॉड किया गया है, और 10 बीघा ज़मीन जो है 8 बीघा उनका हिस्सा वहाँ है, 10 बीघा तो हिस्से नहीं है उनका। अच्छा, और उसी ज़मीन को लेकर के चूँकि उनके भाई जो थे सत्य प्रकाश, यहाँ भी सिविल कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, और बार बार जो है प्रशासन पर दौड़ रहे थे। SDM, तहसीलदार, लेखपाल, ये सभी लोग, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मिली भगत थी, चूँकि वो नेता आदमी है और नेतागिरी करके या सबको खिला पिला करके, और जितनी भी दरख्वास्त जाती थी उनकी दरख्वास्त पोर्टल पर भी गई है, और उनकी दरख्वास्त जो है कई जगह SDM के वहाँ गई है, कभी निस्तारण नहीं हुआ उसका। और यह लोग मिली भगत करके वहाँ जो उसकी मकान बनी हुई है, वहाँ हम गए हैं उनके वहाँ, ज्ञान प्रकाश के वहाँ, उसकी जो मकान बनी हुई है, यह बताइए आप कि यह आदमी कभी नौकरी किया, न कहीं गया, न ठेकेदारी किया। एक बार जो है वो जिला पंचायत सदस्य रहा, और जो है कम से कम 1 करोड़ की मकान बना। कहाँ से बनी है ये मकान? ये सेवक है, यह सरकार, यह पब्लिक के सेवक है, तो पैसवा कहाँ पा गए इतना करोड़ों रुपया? तो जो ये नृशंस हत्या हुई, इसमें लगता है दोषी कौन है? क्या लगता है, जहां योगी जी एक तरफ कहते हैं कि राम राज है, सब सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, तो क्या लगता है इसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है, जो मिशनरी है इसमें यह सभी भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। तहसीलदार चले जाइए, तहसील में जाइए, लेखपाल के वहाँ जाइए, पटवा, जहाँ भी जाइए बिना पैसे का कोई काम नहीं सब करते हैं। केवल जो है ये सब फ्रॉड करना, पैसा लेना, उगाही करना, इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं है। और इसमें मिली भगत जितने बड़े बड़े माफिया, भू माफिया है, यही नहीं पूरे जिले में, गांव में देखिए जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं सब कब्जा करके बैठे हुए हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है, चूँकि यह घटना हुआ है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का काम मुख्यमंत्री का काम है कि सर उसको देश प्रदेश का, अपने प्रदेश का कैसे मेंटेन करना। जिले का लॉ एंड ऑर्डर जो है DM के हाथ में होता है, जिले का लॉ एंड ऑर्डर जो है कलेक्टर के पास होता है, और यहाँ जो है केवल 2 नंबर का धंधा और धन उगाही, बस यही किया जा रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे बाबूजी, ये जो प्रकरण हुआ आपकी क्या राय है इसको लेकर? क्या लगता है कौन दोषी है इसमें मुख्य रूप से? अगर पुलिस का रवैया कैसे रहा, क्या इसमें प्रशासन की पूर्ण रूप से चूक है, और यह जघन्य अपराध हुआ है। सत्यप्रकाश दुबे के साथ जो है जो भी प्रकरण हुआ है ये जघन्य अपराध है। इसमें कहीं जो है ये बर्दाश्त करने की चीज नहीं है। वो आदमी टेम्पू चलाने वाला आदमी, कथा बात करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला आदमी है, और उसके साथ इस नृशंस हत्या जो हुई है यह एक क्या कहते हैं कि जघन्य अपराध है, जिसको क्षम्य नहीं होना चाहिए और क्षम्य होगा भी नहीं। इसमें जो है कि प्रशासन और मुख्यमंत्री सब लोग इस पे इस प्रकरण को देख रहे हैं, और वो कार्रवाई होगी। एक तरफा कार्रवाई हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। और क्या कहते हैं, जो प्रेम की यादव की जो मकान थी, जो गिराने की चस्पा हुआ था, उसकी नापी जोखी हुई है। और क्या कहते हैं, इसमें एक तरफा कई जिलों के लोग और तहसील हाटा के लोग भी आए हैं, और उसकी नापी जोखी हुई है। जो मकान का हिस्सा पड़ेगा उतना ही जो ध्वस्त होगा, जो बंजर में है चाहे खलिहान में है, बाकी कहीं एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे आप एक एडवोकेट हैं, वहीं कल प्रेम यादव जी के एडवोकेट जो थे उनका बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि
ये जो पैमाइश हो रही है, धान की खेती हुई है उसमें नहीं हो सकती है नपाई ठीक से और गलत माप किया जा रहा है। अगर नहीं हो सकती है तो 15 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरी नपाई, जब धान की कटाई हो जाएगी तो नपाई हो जाएगी और उसका प्रकरण सब साफ हो जाएगा और जो भी उनका अवैध कब्जा है उसको हटवा दिया जाएगा। एक बात निवेदन कर दें, यह जो है हाई कोर्ट का जनरल आदेश है इस पर कि जो भी गवर्नमेंट की जमीन हो, खलिहान हो या जो है पोखरी हो, इसको जहां भी हो, जिस गांव में हो, सबको खाली करा दिया जाए। यह 2014 का मामला है, उस समय सपा की गवर्नमेंट थी और उसी में यह लूट किया गया है। चाहे वन विभाग की जमीन हो, चाहे स्कूल, यहाँ तक तो सुनने में आया है कि मानस इंटर कॉलेज की जमीन को भी लोग कब्जा किया है। तो इस प्रकार से जो है जमीन का जो है हड़प लिया गया है, बंदरबाट किया गया है। कह रहे हैं बहुत अच्छे आदमी थे उसमें, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा तो जो नेता है वो अच्छा तो हो ही नहीं सकता। यह तो केवल इस समय की नेतागिरी गुंडई के बल पर हो रही है। जो गुंडा है वही नेता है, जो भी गुंडा है वही नेता है। शरीफ लोग, पढ़े लिखे लोग तो नेता बन ही नहीं सकते। वो कहाँ लोग नेता बनते हैं? शरीफ लोग नेता बनते हैं, गुंडा नेता बनता है। तो लगता है कि जो पुलिस व्यवस्था थी वो बिल्कुल विफल रही इस प्रकार। देखिए, हम कहना ये चाहेंगे कि इस तरह की घटना क्यों घटी, यह घटना न घटे, यह शासन प्रशासन को चाहिए कि समय रहते इस पर काबू करें। तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोनों भ्रष्ट हैं। ये दोनों सही रहते तो ऐसी घटना नहीं घटती, न तो इनकी हत्या होती और न तो हत्या के बदले प्रतिक्रिया होती। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो ये घटना हुई है होनी नहीं चाहिए। इसमें दोषी कौन है? सरकार भी दोषी है, जिलाधिकारी दोषी हैं, पुलिस अधीक्षक दोषी हैं। इनको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए। नहीं तो योगी जी कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचारियों के ऊपर चाबुक चल जाता है, फिर क्या लगता है? ऐसी बात होती तो अभी एक दिन पहले पुरवा चौराहे पर घटना घटी है, एक दिन पहले, और 2 अक्टूबर को यहाँ घटना घटी। इसका मतलब कानून व्यवस्था इनका फेल है, मेरे समझ से फेल है, बिल्कुल कानून व्यवस्था फेल है। क्या कहेंगे बाबू? कानून व्यवस्था एकदम सही कर रहे हैं, फेल है। क्योंकि जो इनके अधिकारी हैं और जो पुलिस वाले हैं केवल बस पैसा लेने का काम कर रहे हैं। 1% एकदम खुलेआम ले रहे हैं, एकदम खुलेआम ले रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो इनको जो सरकार द्वारा दबाव से मुक्त किया गया उसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं और बस केवल पैसे लेने में काम में लगे हुए हैं। बस एकदम दुरुपयोग कर रहे हैं, एकदम अधिकारी और जो पुलिस वाले एकदम दुरुपयोग कर रहे हो, एकदम करप्ट, एकदम कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी जाता रहे। ऐसा मैं कह रहा हूँ, एक बरहज का प्रकरण है, उसमें जन सुनवाई में कम से कम 5 दरखास्त दिया गया है जन सुनवाई में, और बार बार जिलाधिकारी को उस दरखास्त का मेंशन करते हुए कि हमने दिया है और कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और बार बार वही रिपोर्ट आ जा रही है। हाँ, फर्जी रिपोर्ट बार बार रिपोर्ट पे रिपोर्ट, बस फर्ज। हाँ, बरहज का मामला है, पिपरा खेमकरण का, मैं बता रहा हूँ। बस यही हाँ, एकदम रिपोर्ट पे रिपोर्ट। अधिकारी बहुत भ्रष्ट हैं, अधिकारी। हाँ, इसीलिए ऐसा हो रही है, जब एकदम दब जा रहा है। तहसील और पुलिस प्रशासन ठीक रहता तो लोग न्यायालय नहीं आते, और न्यायालय में न्याय नहीं मिलना है। न्यायालय में आप मुकदमा दाखिल करेंगे और 40 साल के बाद आपके नाती को मुकदमा मिलेगा। न्यायपालिका का भी दोष है इसमें। हाँ, क्या लगता है भैया, क्या करें जी? देखिए, सबसे बड़ा भ्रष्ट तो यहाँ का उप जिलाधिकारी हैं वर्तमान। मैं मुंह खोल कर बोलता हूँ, हम लोग 5 भाई हैं जो पिताजी के स्वर समय से कमाए संपत्ति 3 जगह अर्जित है, और हम न्यायपालिका से भी आदेश हो चुका है कि अपना नाम दर्ज करा लें। मगर नाम दर्ज कराने के लिए मैं वर्तमान जो मेरा उप जिलाधिकारी जी हैं, मैं उनसे गया, वो एक कागज कहने लगे, भाई पैसा दोगे 5 लाख रुपया तो 3 जगह बड़ी मकान है, बड़ी संपत्ति है, तब तुम लोग नाम से दर्ज हो जाएगा। पैसा नहीं दिए, फाइल इधर का उधर, तारीख पर इधर उधर समय बीता गया, उप जिलाधिकारी ने कोई नहीं किया। फिर मैंने वर्तमान विधायक के पास गए, मतलब खुलेआम चल रहा है, खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम, 200%, बिल्कुल 100%, खाली पैसा पैसा पैसा। जिलाधिकारी को हैसियत पर चरित्र बनाने के लिए पैसा 30,000, जिला चरित्र पर हैसियत बनाने के लिए 30,000, हर बार केवल रेट बांधा गया है। इस चीज का इतना पैसा, इस जमीन का इतना पैसा, इस चीज का इतना पैसा। हमने विधायक के पास गए तो उन्होंने कहा कहीं सलो मेरे पास कहीं पैसा मत देना, हम काम हो जाएगा। मगर कुछ दिन के बाद गए तो उन्होंने कहा जे इस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। माननीय उप जिलाधिकारी जी बोल रहे हैं कुचंडा में हम लोग 5 भाई के संपत्ति जमीन है, कोई विवाद नहीं, हम लोग आपस में हैं, बिल्कुल स्वर सम्मत से तब भी खाते हैं, आज भी खाते हैं। हम लोग कहा सिर्फ नाम दर्ज कर दीजिए। माननीय न्यायालय जी ने आदेश कर दिया नाम दर्ज करा लीजिए, मगर इन्होंने कभी तक नाम दर्ज। क्या लगता है बाबूजी, ये जो कांड हुआ देवरिया, इसमें क्या लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है बिल्कुल विफल रहा है? विफलता तो मानी जाएगी इस नाते, जिसमें यदि पुलिस पहले भी एक्टिव हो गई है तो प्रशासन हो गया होता तो इस मामले को सबसाइड किया सकता था, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दिया लोग कि ना। अभी एक मेरा ही जर्जरात मामला है, एक मामला हम एक मईल थाने में कवना घर हमारा है, और रास्ता हमारा अपने ज़मीन में हम इंटरलॉकिंग लगवा दिए और रास्ता बनवा दिए, 40 साल पहले रास्ता है। हमारे पड़ोसी हैं,
उस रास्ते को इंक्रोचमेंट कर रहे थे। मैं गया 21/8 तारीख को हम गए थाने पर गए, दरखास्त भी दिया था हमने, डीआईजी का दरखास्त दिया था। थाने पर गए तो उसमें थानेदार नहीं थे, शायद थाना दिवस था उस दिन। तो थाने पर मैं गया, हमने कहा साहब अधिवक्ता हैं, रास्ता पूरे गाँव का रास्ता है, मेरा रास्ता भी हमारे दरवाजे पर दूसरा रास्ता नहीं है, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं लोग। वहाँ पर संयोग से थाना दिवस पर एसडीएम सलेमपुर और एसडीएम बरहज और एसडीएम सीओ बरहज थे। वकीलों की भी नहीं सुनी? नहीं, हमने कहा कि साहब अधिवक्ता हैं, कोई हमारे घर पर भाई साहब पुराने रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं, बच्चे बाहर नौकरी पे से, मैं वकील देवरिया रहता हूँ घर बना करके, और भाई साहब अकेले वृद्ध आदमी हैं।